अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडियन एयरफोर्स के जो फॉर्मर एयर चीफ हैं बीएस धनोवा, जो कि 2019 के अंदर इनके एयर चीफ थे जब पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को कंडक्ट किया गया, तो उन्होंने एलसीए तेजस से रिलेटेड एक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड कमेंट पास किया है कि उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी कॉमेंट को लेकर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर न्यूज चैनल में उनकी एक पॉडकास्ट के दौरान इंडिया के जो फॉर्मर एयर चीफ है बीएस धनोवा, उनके साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी कि क्यों इंडियन एयरफोर्स जो है वो एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट को रिपीटेड टाइम्स फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं यूज कर पा रही, पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिप्लॉय नहीं कर पा रही। वेयर एज पाकिस्तानी साइड से दोनों दफा यानी कि 2019 में भी और 2025 में भी JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रंट लाइंस के ऊपर यूज किया गया है। तो उन्होंने एलसीए तेजस से रिलेटेड जो कुछ इंटरेस्टिंग बातें की वो आप अगली क्लिप में खुद सुन सकते हैं। 2019, when I was the chief, it was better than the LCA. Yeah. LCA didn't have flares that time. Yeah. LCA did not have a BVR that time. LCA did not have a self-protection jammer that time. So अब फॉर वन मोमेंट आप सोच कर देखें कि उस टाइम का सिटिंग इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ 2019 के अंदर, जो कि रिलेटिवली मॉडर्न टाइम्स हैं, 2019 के अंदर वो एलसीए तेजस की कैपेबिलिटीज को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि सालों की टेस्टिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होने के बाद भी एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर जो बेसिक कैपेबिलिटीज थी वो भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इवन ये एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी में MiG-21 से भी नीचे था। ये अपने आप में एक इतना टाइट स्लैप है इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स के मुंह पर, इनके नेशनल्स के मुंह पर, कि इवन 2019 में आपके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के पास बेसिक फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, बेसिक बीवीआर कैपेबिलिटी नहीं है, इवन चैफ फ्लेयर डिस्पेंसिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। एंड क्या वजह है कि मैं इस पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा हूं? बिकॉज ये वही लोग हैं जो JF-17 थंडर को शुरू से इस पॉइंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में बहुत जल्दी इंडक्ट कर लिया। बिकॉज JF-17 के केस में हम सबको पता है 2003 के अंदर इसकी जो है फर्स्ट फ्लाइट हुई और 2007 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लिया। तो इस पॉइंट को उठाकर इंडिया के जो डिफेंस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने JF-17 के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया है जिसकी कोई हद नहीं, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो उस टाइम इस एयरक्राफ्ट को बगैर किसी बीवीआर कैपेबिलिटीज के इंडक्ट कर लिया। और इवन ये लोग ये भी कहते रहे कि JF-17 का जो ब्लॉक 1 था वो तो इवन 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं था। और एलसीए तेजस के अंदर जो डिलेज आ रही थी उनको ये किस तरह से पोर्ट्रे करते थे कि हम तो रगड टेस्टिंग कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की। इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी सर्विस में इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया तो ये एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज मौजूद थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ और प्रोपेगेंडे की म्याद जो है वो बहुत कम होती है। पहले तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये फैक्ट चेक जरूर होता है। और यही फैक्ट चेक जो है वो इनके फॉर्मर एयर चीफ बीएस धनोवा ने कल इनके मुंह पर दे मारा। हम बहुत पहले से इस चीज को एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया गया तो ये एक प्रॉपर 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। इसके अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स थी, उस टाइम के हिसाब से मॉडर्न बीवीआर कैपेबिलिटी थी। इवन अगर मैं आपको ये एक पर्टिकुलर फोटो भी दिखाऊं जिसमें JF-17 थंडर का जो प्रोटोटाइप है वो भी PL-12 बीवीआर मिसाइल्स के साथ फ्लाई कर रहा है। और ये फोटो जो है वो 2004 में ली गई थी। उस टाइम के हिसाब से PL-12 जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल थी, 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती थी और कंफर्टेबली JF-17 थंडर को 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में लाकर खड़ा करती थी। इसके अलावा 2007 में इंडक्शन से पहले JF-17 थंडर के साथ तमाम इसके जो एयर टू एयर वेपन्स हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, उन सब को इंटीग्रेट कर दिया गया था। प्रॉपर इसका एवियोनिक स्वीट था और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर शुरू से सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को दिया था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन से पहले और इसका जो ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है वो एक प्रॉपर 4th प्लस जेन का एयरक्राफ्ट था। एंड इसी के बाद फिर पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट की इंडक्शन हुई एंड फर्दर फिर हमने इसकी आइट्रेशन देखी और आज ये एयरक्राफ्ट जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर खड़ा हुआ है और दुनिया का मोस्ट मॉडर्न लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इस कैटेगरी में और कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि ब्लॉक 3 की पीवीआर कैपेबिलिटीज को मैच करे। तो ये सक्सेस का लेवल है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का इन कोलैबोरेशन विद चाइना, जिसको ये इंडियंस सालों से प्रोपेगेंडा करके बताते रहे हैं कि JF-17 थंडर तो एक प्रीमेच्योर एयरक्राफ्ट था। तो अब इनके जो अपने एयर चीफ है बीएस धनोवा वो इनके साथ बहुत बड़ी गेम कर गए हैं। उनको तो पॉडकास्ट के अंदर, जिसको बाद में लाखों लोगों ने देखना था, उसके अंदर अपना
अपना पॉइंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बना गए, लेकिन उसी चक्कर में LCA तेजस एयरक्राफ्ट को इन्होंने बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसको अब ये जो अंधभक्त हैं ये डिफेंड करते फिर रहे हैं, लेकिन इनसे होगा कुछ भी नहीं। बिकॉज सीधी सी बात है, आपके फॉर्मर चीफ ने आके कह दिया है 2019 के अंदर आपका जो इंडिजिनस LCA तेजस है वो उस एयरक्राफ्ट से कैपेबिलिटी में नीचे था जिसको सोवियत यूनियन ने 1960s के अंदर डिजाइन किया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लेवल इस टाइम के ऊपर हमारे अपग्रेडेड F7PG का है, 2019 के अंदर LCA तेजस की कैपेबिलिटी जो है वो इस एयरक्राफ्ट के बराबर आती थी। तो पॉइंट सिर्फ मेरा ये है कि मुझे LCA तेजस की कैपेबिलिटी से कोई भी मसला नहीं है। मसला मुझे यहाँ पर इन डिफेंस एनालिस्ट के नाम पर बैठे हुए आपके इंडियन ब्रेनलेस ज़ॉम्बी से है, जो कि इंडियन पब्लिक तक इतना चीप किस्म का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस थर्ड क्लास प्रोपेगेंडे की बजाय अगर आप आगे आकर प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन करेंगे तो इवन आपको इस साइड से भी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। लेकिन मसला पता क्या है कि ये आपकी आदत नहीं है। इंडियंस इस टाइम के ऊपर इतने ईगोइस्टिक हो चुके हैं कि इनको इस शैडो के अंदर रियल फैक्ट्स, दुनिया में रियलिटी में क्या हो रहा है, ये कुछ भी इनको नजर नहीं आएगा। सिर्फ 20% वो फैक्ट्स जो इनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं ये उनको सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे और इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपनी प्रोपेगेंडिस्ट फैंटेसी से बाहर आएंगे। टाइम दर टाइम ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब BS धनोवा जैसे लोग जो हैं वो इनको रियलिटी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश जो है वो रिपीटेड टाइम्स फेल होगी और ये दोबारा से अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाएंगे। इसके बारे में सैडली हम या फिर पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती, तो टाइम वेस्ट करने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। बाकी उम्मीद है कि पॉइंट यहाँ पर सबको समझ आ गया होगा और रियलिटी भी सबके सामने खुल गई होगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्शन के बाद भी प्रॉपर कैपेबिलिटीज को पोजेस नहीं करता था और कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर पूरा कैपेबिलिटी बूस्ट अचीव करके अपना इंडक्शन फेज कंप्लीट किया। आज वही एयरक्राफ्ट जो है वो 200 प्लस के नंबर में मैन्युफैक्चर किया जा चुका है, 4 कंट्रीज के साथ इस टाइम के ऊपर सर्विस में है, इंटरेस्टेड कस्टमर्स की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो इसे असल में रियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस कहा जाता है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।